सस्टेनेबल नहीं था। घर वालों ने ये कहा था कि भाई एडमिशन करवा देते हैं, फीस दे देते हैं, बुक्स ले देते हैं, बाकी खर्चा सस्टेन करेंगे, पर ट्यूशन हम नहीं पढ़ा पाएंगे, राइट। और ट्यूशन नहीं, और जब आप ट्यूशन गुस्सा आता था इस बात पे। मैं कोई ऐसी चीज़ ना करूं जिससे वो दुखी हो। फॉर एग्जांपल फेलियर सबसे बड़ी बात थी, खासकर एमबीबीएस में, बिकॉज एमबीबीएस का खर्चा उठाना भी बड़ा मुश्किल था। मुझे ये थोड़ा सा डर था कि आप घर में सबसे बड़े हैं? मैं एक ब्रदर जो है बड़े हैं, वो लेक्चरर हैं अभी। ठीक। सो बेसिकली मेरे को ये डर था कि खुदा न खास्ता फेल हूँ तो एक आध साल एक्स्ट्रा का खर्चा सस्टेन करना उनको जो है मुश्किल हो जाएगा। सो दैट वाज बिग नेगेटिव। और आपके बड़े भाई मुझे लगता है तब तक नौकरी में नहीं रहे, तब तक नौकरी में थे। आदाब। हर वो ज़िंदगी जिससे आपका हम तारुफ कराते हैं, या हर वो शख्सियत जो कैमरे के सामने आती है, उस शख्सियत का एक माजी रहा होता है, उस शख्सियत का एक हाल होता है, और उस शख्सियत का एक मुस्तकबिल होता है। मुस्तकबिल चूँकि वक्त के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तो शख्सियत को खुद भी मालूम नहीं कि आने वाले कल में क्या कुछ है, प्लानिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन माजी वो चीज़ होता है जो आपको और मुझे इंस्पायर करने का काम करता है। हम अलग अलग शख्सियात से मिलते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, और उस कहानी से एक सबक लेते हैं। सबक मेहनत का, सबक कंसिस्टेंसी का, और सबक परसिस्टेंसी का। किस तरीके से डॉक्टर अब्दुल गनी जो मेरे साथ इस वक्त हैं, प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ द यूनिट भी हैं, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, और आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ा नाम है ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर अब्दुल गनी। तो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आपको ये पूरा इंटरव्यू बिल्कुल आखिर तक सुनना है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी सुनने को मिलेंगी जो शायद जब आपकी हिम्मत टूट रही होगी, आपकी हिम्मत बंधाने में काम आएंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साहब। मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं, उन हालात में आप वक्त किसी के लिए निकालते हैं, यही बड़ा कीमती है। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आते हैं, इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ पर हुई और किन हालात में हुई? जी वेल, पहले तो बड़ा आपने शुक्रिया, आपने ये टाइम दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा अचीव किया लाइफ में, बट जो भी सफ़र छोटा मोटा अभी तक तय किया वो आपने कहा तो मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो फैक्ट है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बेसिकली मैं ज़िला राजौरी के गांव चंबीत्राड़, उसका नाम है। चंबीत्राड़ कितना दूर है राजौरी के? कोई 15-20 किलोमीटर के आसपास, लेकिन उसके पहले उस स्टेज पे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। आज की तारीख में फॉर्चूनेटली रोड है, कनेक्ट हो गया सारा कुछ, तब उसमें रोड नहीं थी, और बेशक वो 20 किलोमीटर था पर काफ़ी दूर लगता था। कितना वक्त लगता था राजौरी के बस स्टैंड से वहाँ तक पहुँचने में? मिनिमम 2-2.5-3 घंटे पैदल चलते थे। राजौरी से एक और स्टॉप आता था बीच में, पलमा, वहाँ तक आना था पैदल चल के। 2.5-3 घंटे का सफ़र होता था। और वहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि टोपोग्राफी जो है, जो लोग उस एरिया को नहीं जानते, चंबीत्राड़ से 2-3 गाँव ऊपर, उसके बाद ऑलमोस्ट पीर पंजाल की हद शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब दुनिया शुरुआत होती है, उसके ऊपर ज़्यादा दुनिया नहीं दिखती है आपको। तो हालात डिफरेंट थे। आज तो फॉर्चूनेटली पूरा हर सिचुएशन ही चेंज हो गई है। तब ये था कि एक तो कनेक्टिविटी नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। स्कूल था आपके गांव में? स्कूल हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था, अनफॉर्चुनेटली बगैर बिल्डिंग के स्कूल होता था। और हम इन्वेरेबली जो है वो हमारा जो चेयर थी वो एक पत्थर अपना सिलेक्ट करना होता था, तो उसमें वो चेयर बन जाती थी। और उसके बाद जब बारिश या बर्फ़ वगैरह, कभी कभी रेयरली बर्फ़ भी होती थी, पर मोस्टली बारिश के ज़माने में छुट्टी हो जाती थी, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड था। बट फॉर्चुनेटली ये था कि स्कूल था, वॉकेबल डिस्टेंस ऑब्वियसली। यानी हम ये मान के चलें कि डॉक्टर अब्दुल गनी ने अपनी इब्तदाई तालीम जो एक सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल, बेशक उसमें कोई दो राय नहीं, प्राइमरी तक हमारे गांव में आपने में। तो अम्मी अब्बू का पेशा क्या था, वो क्या करते थे? वो कुछ मुलाजिम वगैरह या कुछ नहीं थे, अपना जो गांव का पेशा होता है एग्रीकल्चर, माल मवेशी, वही थे। बाकी कोई ऐसा कोई रिसोर्सफुल इनकम नहीं थी, बट फॉर्चुनेटली इतना ज़रूर था कि अपना खाना पीना, जो अपना अनाज वगैरह, अपनी फसल वगैरह या माल मवेशी छोटा मोटा वो कारोबार चल सकता था। बट डेफिनेटली कोई डायरेक्टली सोर्स ऑफ इनकम उस तरह का नहीं था। यानी यूँ कहें कि एक देहात में
वो एक मालदार आदमी जो होता है उस तरह की सूरत हाल थी। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। उसके बाद प्राइमरी स्कूल जब मैंने वहाँ से किया तो उसके बाद सेकेंडरी स्कूल जो है 6 से लेकर 10th तक पानीहाट, वो हमारा दूसरा गांव है। ऑलमोस्ट घंटा 1.5 घंटा पैदल चलना पड़ता था रोज। डॉक्टर अब्दुल गनी घंटा 1.5 घंटा पैदल चलते हाँ, थे? या 6 से 10th तक रोज एक सुबह घंटा 1.5 घंटा और घंटा 1.5 घंटा शाम को तो चल के जाते थे। 6 से 10th वॉक अच्छी खासी जो है वो बचपन में होती थी। वहाँ भी ये था कि 9th और 10th वाले बच्चों के लिए 2-3 कमरे थे, बट बाकी जो है वो सामने ही था, ओपन था, मतलब बाकी कोई ऐसा नहीं था। और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली साइंस टीचर भी बड़ा मुश्किल से हमें कोई 5-6 साल में हमें कोई आई थिंक 2-3 महीने एक साइंस टीचर मिले थे। उसके अलावा बीच में कभी ट्रांसफ़र हो जाती थी, कभी अवेलेबिलिटी ऑफ साइंस टीचर नहीं होती थी, बारिश या मौसम ख़राब होता था तो हमारी छुट्टी हो जाती थी ऑटोमेटिकली। सो दैट वाज द टाइम बेसिकली। बाकी कोई एडिशनल सोर्स ऑफ एजुकेशन जैसे कोचिंग ट्यूशन वगैरह या कुछ इस तरह नहीं किया, और ना कभी ज़िंदगी में उसके बाद भी नहीं किया, और ना उस वक्त भी अवेलेबल था। जी, मतलब मैट्रिक तक आपने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है? जी। लेकिन सरकारी स्कूलों के बारे में तो डॉक्टर साहब ये ख्याल किया जाता है कि सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी नहीं है, और ये भी कहा जाता है कि भाई सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी जो है वो शायद 6ठी या क्लास में या 4थी क्लास में जो है अंग्रेज़ी की तालीम शुरू होती थी। क्या ये सब कुछ आपके साथ भी हुआ या आपके दौर में थोड़ा मुख्तलिफ थे हालात? ये बिल्कुल फैक्ट है। एक्चुअली जो फर्स्ट ABC जिसको कहते हैं वो हमारी 6th में इंट्रोड्यूस हुई थी। 6th के पहले ABC नहीं थी, रादर 5th में आई थिंक थोड़ा बहुत ABC की जो अल्फ़ाबेट है वो एक ही टास्क था कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो है कंप्लीट करने हैं 5th में। उस 6th से हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था, और हमें कोई फॉर्मल टीचिंग उस तरह की जो नहीं थी, लाइक इंग्लिश टीचिंग प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में। अब कहीं बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो इसमें कोई दो राय नहीं, उस्ताद बहुत अच्छे थे। क्वालिटी ऑफ जो हार्ड वर्क करते थे वो बच्चे के साथ मेहनत करते थे, बड़ा एक लगाव था, और उनको बड़ी खुशी होती थी कि हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो बच्चा है वो अच्छा करे, रिजल्ट अच्छा। डॉक्टर साहब यहाँ रोककर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त प्राइवेट तालीमी निज़ाम इतना मजबूत नहीं था, इस वजह से सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी थी, या प्राइवेट तालीमी इदारे भी थे लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले उस्ताद जो बहुत दिलचस्पी लेकर जो है पढ़ाया करते थे? आई थिंक परहैप्स दोनों फैक्टर थे, बट मेजॉरिटी फैक्टर ये था कि एक सोसाइटी एज ए होल मॉरल वैल्यू ज़्यादा थी। ठीक। अब ग्रेजुअली ऑब्वियसली सोसाइटी हर प्रोफेशन में थोड़ा बहुत डिग्रेड किया, और उसका इफेक्ट जो है हर जगह आया है। तब लोगों को बड़ा अपने पेशे के साथ लगाव था, जो खासकर उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने बड़ा मेहनत करते थे। जो भी उनके साथ जो भी उनकी क्वालिफिकेशन थी उसके हिसाब से जो भी एक्सपीरियंस था, वो चाहते थे कि बच्चा मैक्सिमम पढ़े, हार्ड वर्क करे। और वो दूसरा ये वाकई था कि कोई डायरेक्ट कंपटीशन प्राइवेट के या कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो आपने जो भी ऑप्शन था स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी, वो था गवर्नमेंट स्कूल। मिसाल के तौर पर अगर आपको सरकारी स्कूल से किसी प्राइवेट स्कूल में रजौरी शहर में आना पड़ता पढ़ने के लिए, तो कितने किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता रोज? रोज परहैप्स पॉसिबल नहीं होता वो, क्योंकि रोज़ अप डाउन करना इतना दूर था कि वो अप डाउन पॉसिबल नहीं होता। फिर कहीं स्पेशल कोई रूम वगैरह लेके कोई अरेंजमेंट करके तो राजौरी में रहना पड़ता, तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इतना अफोर्डेबिलिटी एट दैट स्टेज कि वो मैं अफोर्ड कर सकता कि आके रहता भी, प्राइवेट स्कूल की फ़ी भी देता, और बाकी भी जो खर्चात होते हैं प्राइवेट स्कूल के, तो वो नहीं पॉसिबल था। जी सर, वो मुमकिन नहीं था। तो डॉक्टर साहब ये तो होगी 10वीं तक। उसके बाद क्या था? क्या पार्ट 1 पार्ट 2 वाला सिलसिला था, या उस वक्त 11वीं 12वीं आ चुकी थी? क्योंकि मुझे जो याद है वो ये होता था कि आपने 10वीं कर ली, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह का सिलसिला होता था। सेम था, पार्ट 1 पार्ट 2 था। हायर सेकेंडरी ये बात कर रहा हूँ मैं 88-89 की। ठीक। 88-89 में मैंने 12th किया है, तो 11वीं 12वीं वही था, हायर सेकेंडरी पार्ट 1 पार्ट 2। ये राजौरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो था वहाँ पे एडमिशन ली मैंने जब 10th मैंने पास किया। तो फिर किसी रिश्तेदार के घर में राजौरी में रहे आप, या अब आपने वहाँ कोई कमरा ले लिया, कहीं किराए पे रहे, या क्या किया? पहले तो कुछ देर कमरा लिया, बट स्ट्रगल थी काफ़ी, बिकॉज खाना बनाना मेरे को आता नहीं था। ठीक है, मुश्किल था काम। ठीक है, तो इसलिए टाइम भी वेस्ट होता था। तो मैंने किसी रिश्तेदार के बेचारे, उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी। थोड़ा सा दूर था, 2-3-4 किलोमीटर दूर राजौरी से। वो गुजारिश की आपने, तो उन्होंने बड़े अच्छी तरह हेल्प की। बड़ा उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, और बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी ज़िंदगी में जो भी हूँ मैं, बिकॉज ऑफ दैट एफर्ट्स। तो 11वीं 12वीं मैंने राजौरी हायर सेकेंडरी स्कूल से की। राजौरी हायर सेकेंडरी स्कूल। जब आपने राजौरी हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया जी, तो एडमिशन के वक्त हम लोग जो गांव देहात से आते हैं
और शहरी स्कूलों में जब हमारी एडमिशन होती है तो लोग बड़े वो कहते हैं ना, घूर घूर के हमको देखना शुरू करते हैं भाई, क्योंकि हमारा लिबास भी अलग, हमारा जो है वो जो जिस्मानी कुव्वत, वो तमाम चीजें जो है वो शहर के बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कुछ याद है आपको वो? बेशक बड़ा सारा कुछ याद है और बड़ा अच्छी तरह और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले तो ये हुआ कि मैं सब्जेक्ट के बारे में डिसाइडेड नहीं था, बिकॉज मेरे को मैथ ज़्यादा अच्छा लगता था, साइंस उतनी अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा। और लेकिन उसमें मुझे याद है आज भी 10th पास करने के बाद मैं राजौरी में आया एडमिशन के लेने के लिए, तो वहाँ मेरे एक टीचर ने, किसी गांव के टीचर ने, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आज की तारीख में इंजीनियरिंग में जॉब उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर नॉन मेडिकल लेते हो तो आपको शायद इंजीनियर बनना पड़े और उसमें जॉब सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है, डॉक्टरी में जॉब अच्छी है, तो इसलिए आप मेडिकल लो तो बेटर रहेगा। हालांकि साइंस से मेरे को बड़ा डर लगता था, तो खैर उनकी बातों को कन्विंस होकर तो मैंने साइंस में सब्जेक्ट में एंट्री ली, एडमिशन ले ली। जब एडमिशन ली तो आपने जैसे वाकई बताया, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस, ये वो, शहर और गांव का पहली बार हमें फेस करना पड़ा डिफरेंस, और नेचुरली इंटिमिडेट बड़ा बड़ा डिफेंसिव स्टेज पे आ जाता है। वहाँ ये हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड कि 1 महीने के बाद, 1.5-2 महीने के बाद, हालांकि मैट्रिक में मेरे नंबर बड़े अच्छे थे और उसकी वजह से रोल नंबर मेरिट के हिसाब से शुरू होता था 11th का, तो मेरे को बार बार क्रिटिसाइज चीज़ थोड़ा बहुत, अनफॉर्चुनेट विद ड्यू रिस्पेक्ट अपने टीचर, कुछ हमारे जो सब्जेक्ट के होते हैं 11th में, जो साइंस सब्जेक्ट के, वो बार बार यू टॉपर क्रिटिसाइज, क्वेश्चन, दिस दैट। तो ऑब्वियसली शुरू में साइंस पहले भी अच्छी नहीं थी और शुरू में और भी मुश्किल हुई। और इनफैक्ट 2 महीने के बाद मेरे को एक टीचर अभी भी याद है, बाद में बड़े अच्छे रिलेशन उनके साथ बन गए, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास की बात नहीं है, छोड़ दो साइंस छोड़ दो, मैं आपकी जो फीस ज़्यादा डबल नहीं लेना दूंगा, तो आपको आर्ट्स में एडमिशन करवा दूंगा। मैंने कहा सर कुछ और थोड़ा सा टाइम दे दो, रिक्वेस्ट है कि आप इसको कैरी ऑन करने दो। मीनवाइल दूसरे जो शहर के बच्चे थे वो ट्यूशन और कोचिंग जो है उसमें थे, ट्यूशन में तो आपको बचपन से अपब्रिंगिंग, क्योंकि गांव से मेरी भी अपब्रिंगिंग है, तो हम गांव वालों की अपब्रिंगिंग ये होती है कि माँ बाप ये कहते हैं भाई ये जो नालायक बच्चे हैं वो पढ़ते हैं ट्यूशन, लायक बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते। उसके एक तो रीजन वो भी था, दूसरा ऑब्वियसली जेब का भी था। ठीक है, हाँ भाई, पैसा आप जो स्कूल की फी, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म अफोर्ड कर सकते हो, बट उसके बियॉन्ड आपके लिए लग्जरी है। तो ऊपर से ये भी है कि आप जब गांव देहात में रहते हैं तो आप धान तो उगा सकते हैं, आप अपने लिए आटा चावल ये सब कुछ, तो ये सब चीजें तो आपके लिए मुमकिन है, लेकिन उनके बदले में पैसा मिले ये मुमकिन नहीं था। डायरेक्ट कैश फ्लो जो है वो जनरेट करना मुश्किल है, और आपको ट्यूशन के लिए, प्राइवेट टीचिंग के लिए आपको डायरेक्ट पैसा चाहिए, वो उतना सस्टेनेबल नहीं था। घर वालों ने ये कहा था कि भाई एडमिशन करवा देते हैं, फीस दे देते हैं, बुक्स ले देते हैं, बाकी खर्चा सस्टेन करेंगे, पर ट्यूशन हम नहीं पढ़ा पाएंगे, राइट। और ट्यूशन नहीं, और जब आप ट्यूशन, गुस्सा आता था इस बात पे? गुस्सा नहीं आता था शायद, थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, कंपेयर करता था बंदा कि आई विश मुझे भी ट्यूशन होती, मुझे भी अच्छे नोट्स मिलते अच्छी तरह, बिकॉज बाकी स्टूडेंट जो देख रहा था मैं क्लास में, जो ट्यूशन में जाते थे, उनको सब्जेक्ट टॉपिक पहले ही प्रिपेयर होते थे, टीचरों के साथ भी अच्छा होता था, बिकॉज सेम टीचर ऑलमोस्ट वो प्राइवेट पढ़ाते थे, वही रहा है और क्लास में भी। अब हमारी खिंचाई होती थी, ना तो हमारी वाकफियत से टीचर से, ना हमें टॉपिक के बारे में कोई पता था, ठीक, तो नया था, ऊपर से इंग्लिश मीडियम आ गया एकदम बोलना जो टीचर्स का, साथ में ये है कि साइंस थी, तो सारी चीज़ें काफ़ी बैकफुट पे ले गई हमें, बट कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे। कुछ बेचारे स्टूडेंट बड़े अच्छे थे, कोलीग्स, जो अपने जो ट्यूशन के नोट्स हैं वो फोटो कॉपी करवा के या कुछ वो शेयर कर रहे थे, उसका बड़ा अच्छा, मेरा एक क्लासमेट वहीं राजौरी से था, वो शेयर करता था, उसका बड़ा फ़ायदा हो गया। तो बाद में आस्ते आस्ते रोते धोते हमने वो 11th जो है एग्ज़ाम तक आ गए। एग्ज़ाम हुआ तो तब तक हमें नोटिस भी किसी ने नहीं किया था, नेचुरली नहीं नोटिस करना था, रात उल्टा डिमोरलाइज होते थे, कोई टॉपर थे, कहीं नकल युकल मार के गांव से टॉप करके आगे होंगे, ये इंप्रेशन चला गया, ठीक है, टीचर्स पे भी, बाकी कोलीग्स पे भी। तो 11th का रिजल्ट आया तो मैं फॉर्चुनेटली नंबर 2 आ गया, पीयूसी का नंबर 2 आ गया रिजल्ट। तो सेकंड पोजीशन आ गई, फर्स्ट पोजीशन किसी और की थी, वो पहले प्रोमिनेंट था बंदा या कुछ जो भी है। तो मुझे उन्हीं टीचरों ने बुलाया, यार आपने बताया नहीं, हम आपको असेसमेंट में, कोई इंटरनल असेसमेंट होती थी, उसमें आपको नंबर आपको ज़्यादा दे देते, आपने बताना था, आप इतने अच्छे थे। मैंने कहा सर मैं कैसे बेचारा बता सकता था कि मैं तो गाँव का बंदा था। खैर तब उनको भी रियलाइज हुआ कि नहीं ये ठीक है बंदा, और मेरा भी कॉन्फिडेंस जो, फिर आप आ गए टीडीसी में आ गए, 12th में आ गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा राइज हुआ। तो फॉर्चुनेटली टीडीसी का बड़ा स्मूथ सेलिंग हुई, मतलब बेटर हुआ, तब तक थोड़ा सा अडाप्टेबिलिटी भी होगी शहर के साथ, थोड़ा बहुत साइंस के साथ, और फिर वो टीचरों को आपसे लगाव भी हो गया।
और साइंस के साथ भी थोड़ा वाकफियत होगी। वही टीचर जो पहले मेरे को कह रहे थे कि भाई आप आर्ट्स में जाओ, अब वो अप्रिशिएट करने लगे कि हम गाइड करेंगे आपको पुश करते हैं पॉजिटिवली, और डेफिनेटली एक डिफरेंट टोटल सिनेरियो चेंज हो गया। और फॉर्चुनेटली 12th में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर ले लिया, उसके हिसाब से 70% का डिस्ट्रिक्ट में बड़ा अच्छा एक स्कोर माना जाता था। आई थिंक पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट या सेकंड में आ गया। और लेकिन इंटरेस्टिंग खबर उसके बाद शुरू होती है, जो मैं खुद बताना चाहूँगा कि तब तक मुझे ये नहीं था पता कि मेडिकल प्रोफेशन में जाना है या कुछ इस तरह, ये तो हमारे लिए है नहीं। मैक्सिमम टीचर बनना एट द मोस्ट पटवारी बन जाएंगे, मतलब यही होता था, मास्टर लग जाए कहीं पे, मास्टर असल में मास्टर, दैट वाज द मेन टारगेट, ठीक है। बिकॉज बाकी ज़्यादा मेरे को लगाओ इस चीज़ों था, बाकी मुझे लगा कि भाई हम कहाँ मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं नाल, ये बड़े लोगों का काम है, ये हम गरीबों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए काम नहीं है। बट बिकॉज मार्क्स ज़्यादा आ गए तो सारे लोगों ने कहा कि यार आप तो डिजर्व करते हो, आप तो मेडिकल जाना चाहिए। तो हमने फॉर्म शॉर्म भरा, लेकिन तब तक मुझे ये नहीं था पता कि, मुझे आइडिया था कि मैं तो खुश हो गया अंदर से कि इतने अच्छे मार्क्स आए तो इन मार्क्स के बेसिस पे शायद सिलेक्शन हो जाती है। बाद में मेरे को स्टोरी पता चली, रियलिटी, कि इन मार्क्स की कोई रेलिवेंस नहीं होती। आपको सिर्फ 40-50% चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, उसके अलावा चाहे 70% लो या 80% लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद पता चला? उसके बाद पता चला जब ये 12th का मेरा एग्जाम हो गया, उसके बाद पता चला रिजल्ट आने के बाद। तो भाई एंट्रेंस होता है, तो एंट्रेंस किस बुला का नाम होता है मुझे पता ही नहीं था। उसमें MCQ आते हैं, उसमें सब्जेक्टिव नहीं होता। आप एग्ज़ाम जो थ्योरी एग्ज़ाम एक डिफरेंट फॉर्मेट में करते हो, आपने एंट्रेंस से कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट में आ जाता है। और बाकी बच्चे ज़ाहिर है शहर के, बिकॉज उनको अवेयरनेस थी, सारा कुछ था, रिसोर्स थी, कुछ जम्मू में आ गए, कुछ जो कोचिंग के लिए काफ़ी मेजॉरिटी स्टूडेंट जिनको लग रहा था कि उनको कम्पीट करना है तो वो कोचिंग के लिए आ गए। तो हमें तो, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था उस चीज़ का कि ये भी कोई बला होती है, ये भी बला होती है। जब मेरे को पता चला तो मैंने कहा ये तो भाई ठीक खबर नहीं है मेरे लिए, बट चलो फिर भी शुक्र है खुदा का, जो भी करेंगे। खैर फॉर्म शॉर्म तो भरना ही था, बिकॉज बाकी लोगों ने भरा तो मैंने भी भरा। मेरे पास डॉक्यूमेंट जो स्टेट सब्जेक्ट बाकी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी नहीं थे पूरे तैयार, वो भी नहीं थे तैयार थे। अच्छा, उन दिनों में बड़ी मुश्किल से एफर्ट लगा के, रिसोर्स उतने नहीं थे, बड़ी मुश्किल से वो 2-4 बंदों ने मेरी बड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग हेल्प की उन दिनों में। तहसील था हमारा कोटरंग का, वहाँ से डॉक्यूमेंट बनने थे, इनिशियली काउंटर साइन होने थे, DC ऑफिस। मुझे पता है लास्ट मिनट पे उधर से फॉर्म की डेट हो रही है, वो भी तो लास्ट मिनट पे मेरे डॉक्यूमेंट्स जो कंप्लीट हुए वो कंप्लीट करके तो मैं एटलीस्ट फॉर्म भर दिया। ठीक है, मैंने कहा चलो हाजिरी तो लगा लेते हैं। ठीक, तो फॉर्म भरा तो मैं फर्स्ट टाइम जम्मू आया, उसके बाद एंट्रेंस दिया। ठीक है, एंट्रेंस में अगेन मुझे ये नहीं था पता कि भाई किस फॉर्मेट का है, जो भी आया जब हाजिरी लगाई अपनी कोशिश की। बट हैविंग सेड दैट मुझे ये लगा कि कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट चांसेस नहीं है इसके। जी, ठीक, मतलब आपने ये तय कर लिया कि भाई इम्तिहान तो दे दिया, लेकिन अब MBBS जो है वो मेरे बस का रोग नहीं, कहीं भी। तो मुझे ये बताएं कि फिर ये MBBS वाला सिलसिला ये कैसे बना? जब मैंने एंट्रेंस दिया तो मैं जाके, मुझे पता था अंदर की स्टोरी कि मैंने शायद अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया। ठीक, तो अब ये वैसे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा डिफिकल्ट होता है अपने आप को एसेस करना, बिकॉज आपको ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर परसेंटेज स्कोर करनी है, आपको दूसरे के साथ कम्पीट करना है। दूसरे ने कितना अच्छा स्कोर किया वो पता नहीं। तो मैंने जाके अपनी पार्ट फर्स्ट में जो BSc पार्ट फर्स्ट होता है उसमें एडमिशन ले ली डिग्री कॉलेज राजौरी में। तो मैं उसमें कंसंट्रेट करना शुरू किया। वो हमारे टाइम लास्ट सेशन था जिसमें एंट्रेंस टेस्ट था, साथ में वाइवा भी था। दैट वाज द लास्ट 89 में। उसके बाद वाइवा जो है ड्रॉप हो गया, सिर्फ एंट्रेंस ही रहा। तो मैं ऐसे ही 3-4 महीने के बाद आता था रिजल्ट, तो BSc पार्ट फर्स्ट की मैं अपनी तैयारियां शरियाँ बुक्स लेके सारा कुछ अपने आपने कहा डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करनी है, एक्चुअली पढ़ना है। BSc हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर अगेन अपना जो टारगेट था मेन मास्टर टीचर का वो तो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उस चक्कर में लग गया। एक दिन कहीं वापस आया हूँ, मैं गाँव गया होता तो मंडे मॉर्निंग में, तो मेरे को कोई मिला तो कहते हैं ये आपकी तो सिलेक्शन इसमें हो गया, एंट्रेंस क्लियर हो गया, अब आपको इंटरव्यू देना है और स्टेज नंबर 2। अब मुझे पता है वाइवा जहाँ एंट्रेंस इतना अच्छा नहीं कर सका, या मतलब नहीं कर सका, मुश्किल है, वाइवा देना तो और भी मुश्किल है, वहाँ तो बोलना पड़ेगा क्वेश्चन। एनीवेज हम दोबारा जम्मू आ गए। ठीक है, जम्मू आके दोबारा तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उनको ये पता चला कि आपने ये पास किया है? तो उन्हें उनके लिए तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खबर होगी। डेफिनेटली बहुत बड़ी खबर थी, बट साइमल्टेनियसली उनको ये भी पता था कि स्टेज 2 है, विच मीन के वाइवा के बाद ही जो है एग्जैक्टली फाइनल रिजल्ट आना। तो किसी सियासतदान के पास आपके माँ बाप गए हो कि यार कोई हमारे बच्चे का एंट्रेंस में तो नाम आ गया है, कोई इंटरव्यू में मदद कर दे? ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। डेफिनेटली कोशिश की जितनी जा सकते थे, खुद भी मैंने इनफैक्ट पेरेंट्स ने भी जितनी कोशिश की, MLA के पास फलाने जो भी एग्जिस्टेंट थे कि भाई हमारी सिफारिश कर दो, तब
था भी स्कोप या और फिर ये भी होता है जी हमें गरीब घर से आते हैं, गांव से आता हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो वो सारी कोशिश की आपने, बट कहाँ कोशिश ना चलती है और ना कोई कहता, और ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि भाई सिफारिश कहाँ चलती है नहीं चलती। ऑब्वियसली इंटरव्यू में जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिफारिशें नहीं चलती और ना ही किसी ने करनी थी, बट मैं आ गया वाइवे के लिए। जब वाइवे के लिए आया तो इंसिडेंटली जब किस्मत साथ देती है तो अच्छा देती है। मैं अगले दिन एक कोई प्रोग्राम टीवी पे कहीं किसी के रिश्तेदार के घर, उनके घर ठहरा था, तो टीवी लगा हुआ था, तो कोई पाकिस्तान से एक टीवी चैनल से एक प्रोग्राम होता था नीलाम घर, उस पे क्वेश्चन एक आया हुआ था, तो वो इंसिडेंटली मेरे माइंड में था, मतलब इन द सेंस दैट तो दूसरे दिन एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछने थे, उसमें जो है एक क्वेश्चन वो आ गया, एक मेरे को आता था, ठीक है, दो तो एक शायद लग गया होगा, और तो ऑलमोस्ट इंटरव्यू वैसे भी उन्होंने डिसाइड शायद किया हुआ था कि भाई एंट्रेंस पे लेवल पे ही इनको लिस्ट करनी है। तो मैं फिर दोबारा चला गया इंटरव्यू करके वापस, अपने सेम प्रिपरेशन शुरू हो गए। बाकी आप बीएससी कर रहे हैं, आपने कहा जी किस्सा तमाम शुदा, अब उधर भूल जाओ उसको। मेरे जो कुछ फ्रेंड सर्कल में थे वो लोग वेट कर रहे हैं, उन्होंने पूरी बुक्स भी नहीं खरीदी, प्रिपरेशन भी हुआ, तब तक जो है बीएससी के एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की ऑलमोस्ट डेट आ गई। तो मैंने फॉर्म भी भर दिया कि मुझे पता था कि भाई इधर तो नहीं आना, ठीक है, तो एटलीस्ट अपना कंसंट्रेट करो। अगेन वन फाइन डे, कुछ महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद शायद रिजल्ट आया, तो मैं फॉर्चुनेटली लिस्ट में आ गया। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अच्छा, उसके बाद अब लिस्ट में आ गए एमबीबीएस में, तो अब आप आ गए मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जम्मू मिला या आपको श्रीनगर? मेडिकल कॉलेज जम्मू मिला। जब मेडिकल कॉलेज जम्मू मिला तो एक लंबा सफ़र रहता है एमबीबीएस का, बेशक। उस लंबे सफ़र में कौन सी ऐसे लोग हैं जिनको आज भी आप याद करते हैं और याद करके आप फ़ख्र करते हैं कि मैं फ़लाँ का स्टूडेंट था, या फ़ख्र करते हैं कि मैं फ़लाँ का दोस्त था, या ये फ़ख्र करते हैं कि यार फ़लाँ के साथ मैंने अपना वक्त बिताया और उन लोगों ने वो मददगार इतने थे कि उन्हीं के तवस्सुद से आज ये मुमकिन हो पाया कि डॉक्टर अब्दुल गनी ऑर्थोपेडिक्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है? वेल फॉर्चुनेटली अच्छी खबर ये रही कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया, जैसे आपने राइटली बताया कि काफ़ी लोग, वो चाहे दोस्त थे, क्लासमेट थे, टीचर्स इन पर्टिकुलर, बाकी कोई जो भी वेल विशर थे, हर एक ने जितनी हेल्प पॉसिबली हुई तो की, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो भी करियर में जो छोटा मोटा आज मैंने अचीव किया, वो बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स है। पहले तो मैं किसी के घर आया, जम्मू वाकफ रिलेशन में थे, उन्हीं के घर ठहरा, तो बड़ा मतलब काफ़ी इनिशियली पॉजिटिव अप्रिशिएट होता है उस चीज़ को कि आप नए शहर में आए हो, आपका अपना रिश्तेदार केयर टेकर हो तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। खाने में हेल्प होती है शुरू में, जब तक खाना एक बड़ा मसला था आपके लिए क्योंकि बनाना नहीं आता था, जब तक हॉस्टल नहीं मिलता था, ठीक है, हॉस्टल में चलो मैस आ गई, 2-3 महीने का डिस्टेंस वक्फा था जो हॉस्टल मिलने में, तो तब तक उन्होंने बड़े हेल्प की। उसके बाद मैं कहूँगा कि जो टीचर्स मेरे, ख़ासकर जो शुरू में सीनियर टीचर जो होते थे, अगर उनको लगता था कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट कोई अच्छा आंसर कर रहा है, तो बड़ा अप्रिशिएट करते थे। मेडिकल कॉलेज में बड़ी क्वालिटी थी। तो टीचर आपके ज़हन में किसी का नाम? टीचर डॉक्टर जय सिंह थे हमारे एनाटमी के, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। बड़े अप्रिशिएट करते थे अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ करो। उसके बाद एनाटमी जो फर्स्ट प्राफ होता है हमारा, बड़ा हॉरिबल, बड़ा डरावना सा एक पिक्चर होती है वो। अभी भी मैं जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो टर्म एग्ज़ाम टाइप या उससे पहले भी एक एग्ज़ाम होता है, वो फेस करना था टीचर्स को, कोई लेडी टीचर थी शायद, तो उन जो क्वेश्चन पूछ रहे तो लिटरली कांप रहे थे हम लोग सारे, इतना मतलब टेरर होता था। और पीछे पहले रैगिंग होती है, फिर रैगिंग का भी अब शिकार हुए? अच्छा खासा। तब अब तो काफ़ी सिस्टम लॉज काफ़ी डिफरेंट हो गए, तब रैगिंग ठीक ठाक होती थी, वो भी शिकार हुए। उसके बाद टीचर्स का जो है टेरर होता था। अगेन साइंस और मेडिकल प्रोफेशन, और फिर इंग्लिश और शहर और गांव, राजौरी और जम्मू पे वो भी था डिफरेंस काफ़ी, वो भी थोड़ा बहुत फेस करना पड़ा। फर्स्ट प्रॉफ में जो है काफ़ी जो है टफ रेजिस्टेंस, बिकॉज आपको अपने आप को डिफरेंट मोल्ड में अडाप्ट करना था, तो दैट वाज डिफ़िकल्ट पार्ट। इट इज़ सो हैपन कि शुरू में फर्स्ट प्रॉफ में एक ऐसे ही किसी ने जोक मार दिया कि भाई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है वो पेपर लीक हो गया है। तो मैंने कहा भाई हमें भी कर देना। हमें किसी ने बताया कि इस बंदे को पता है। मैंने कहा भाई मुझे भी दे दो। कहते पास तो हो जाओगे, टॉप शॉप तुमने करना नहीं, तो फ़ायदा क्या है तुम्हें पेपर बताने का। तो मुझे थोड़ा अंदर से चुभी भी बात हुई, टॉप तो अभी तक हम करते आए, ठीक, तो पहले से, तो अब ये इसने कैसे कह दिया, बट चलो अपने जो है अपनी तैयारी करता रहा। मैं फर्स्ट प्रॉफ में किया तो फॉर्चुनेटली फर्स्ट प्रॉफ में बड़ा अच्छा, फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गया। बट यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में तब और अभी भी
इनफैक्ट पास करना विदाउट एनी अटेम्प्ट, विदाउट फेलियर, बड़ी न्यूज़ है, बड़ी अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट है। रात डिवीजन का आपकी एक आधी सप्ली लग जाए, ये तो वो एक रूटीन होती थी सप्ली लगना, बट वो हम निकल गए। सेकंड प्रॉफ में फॉर्चुनेटली मेरे को काफ़ी मोमेंटम मिला। सेकंड प्रॉफ में मैं सडनली ऑलमोस्ट, जब मैं एंटर किया था मेडिकल कॉलेज में, तो मैं ऑलमोस्ट 80 का बैच था, मेरे ख्याल में मैं 76 या 77 रैंक पे आऊँगा या कुछ तरह। तो जब मैं सेकंड प्रॉफ में रिजल्ट आया, वहाँ बड़ा टफ सब्जेक्ट थे, फार्माकोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, 2-3 और सब्जेक्ट होते हैं। तो सेकंड प्रॉफ में मेरा आई वाज टॉपर नंबर 3। फर्स्ट जो था टॉप था उसके 432 थे, नंबर 2 था 431, मेरे 430। और वो फर्स्ट जो थे कोई इन्फ्लुएंशियल बंदे थे, कोई उनके बच्चे थे। मैं फॉर्चुनेटली विदाउट दैट एनी इन्फ्लुएंस। मेडिकल कॉलेज में ये भी एक बदकिस्मती कही या खुशकिस्मती कही कि अगर आपका कोई है तो फिर आप जो हैं तरक्की बड़ी जल्दी करते हैं। वो करते हैं, बट साइमल्टेनियसली मैं ये यहाँ रेक्टिफाई करने ये भी ज़रूरी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो डिज़र्व करता है उसको नीचे नहीं लाता कोई। एटलीस्ट ऊपर बेशक ना ले जाए, बट अगर आप पास डिजर्व करते हो तो आपको पास करेंगे। मेरे को डिस्टिंक्शन मिली विच वाज रेयर, मतलब फार्माकोलॉजी एक टफ सब्जेक्ट होता है जिसमें मेरी डिस्टिंक्शन आ गई और बड़ा अच्छा स्कोर आ गया मेरा, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी ट्रैक पे आ गई। मैंने MBBS बड़ा अच्छा किया, मेडिसिन में मैंने टॉप किया। डॉक्टर अशोक परिहार होते थे मेडिसिन के, वो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया उन्होंने, बड़ा ज़्यादा उन्होंने पुश किया मेरे को। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि वाकई इस स्टूडेंट में टैलेंट है, इसको एक्स्ट्रा माइल पुश करें। और जब एक टीचर आपको पुश करता है, अप्रिशिएट करता है, तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हो, और ज़्यादा पढ़ते हो कि मैंने और एक्सेल करना है। एक डॉक्टर सरदारी लाल फोत्रा होते थे, हमारे डेमोन्स्ट्रेटर होते थे इसमें पैथोलॉजी में, बड़ा इनकरेज किया उन्होंने सेकंड पास में मेरे को, स्टैंड अप में बड़ा अच्छा, और काफ़ी उससे स्टेप अप। बाकी टीचर्स ने जहाँ जहाँ छोटा मोटा देखा तो बड़ा एक अप्रिशिएट किया। फॉर्चुनेटली बड़े अच्छे रैंक में मैंने MBBS जो क्लियर किया। बाद में हमारा एक मेरिट बनता था होस्ट जॉब के लिए, तो होस्ट जॉब में मेरिट में आई वाज नंबर 1। मैंने एंटर ऑलमोस्ट बॉटम से ऑलमोस्ट नंबर 1 में किया था, तो मैं टॉप नंबर 1 में आ गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS। सो दैट वाज वेरी गुड, वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। तो MBBS के बाद आप ये सफ़र कहाँ चला गया? MBBS जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन दिनों में अनफॉर्चुनेटली पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होती थी रेगुलरली। अगेन मेरे माइंड में वही था, एक मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास माइंड सेट गाँव का जो होता है कि भाई वापस जाना है, असिस्टेंट सर्जन बन जाएंगे, फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट पे आ जाएगी, तनख्वाह भी सरकारी मुलाजमत लग जाएगी, और क्या चाहिए, ठीक है। लोग कहेंगे डॉक्टर साहब आगे, ठीक है, दैट्स इट बेसिकली। शुक्र है खुदा का, इससे ज़्यादा और रिक्वायरमेंट है। PG जो है ये अगेन जम्मू वालों के लिए या शहर के लिए, हमारे लिए PG नहीं होती। मेरे साथ एक अपने सीनियर कोलीग थे, तब तक PG नहीं होती थी, वो 2-3 साल सीनियर थे। वो मेरे रूम में रह के हॉस्टल में तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते थे, PGI चंडीगढ़ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। तब स्टेट में कोई रेगुलर PG नहीं होता था, 4-5 साल हो गए थे कोई रेगुलर PG नहीं। तो वो प्रिपरेशन करते रहते थे। तो इंटर्नशिप फाइनल ईयर में मेरे साथ थे, कोई बुक्स वगैरह थे, बीच बीच में मैं भी देख लेता था वो बुक्स। तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए, आप एंट्रेंस देना, आप मेरे साथ चलो। तो फॉर्म वैसे ही भर लेते हैं क्योंकि जाना ही आपने, एक एक्सपोजर भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी, दिल्ली का सफ़र भी हो जाएगा, सैर भी हो जाएगा, साथ में एक्सपोजर भी हो जाएगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, एग्ज़ाम फेस करना वो भी आ जाएगा। तो मैं भी चला गया साथ में। हम रात को रुके दिल्ली में, दोनों पढ़ रहे थे साथ में। वो कहने लगे आपको पढ़ने की ज़रूरत है, मेरे को हेल्प करो। मैंने कहा नहीं, मैं भी थोड़ा सा नज़र मार लेता हूँ। मॉर्निंग में गया तो जब किस्मत साथ देती है, वहीं जो रात को मैंने पढ़ा था मेजॉरिटी उसी बुक में से सुबह क्वेश्चन आ गए। मेरे को मिडिल ऑफ एग्जाम में लगा कि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव। वहाँ मेरे को लग गया कि इस बार पॉजिटिव है, ठीक है इस बार। बाकी जो स्टूडेंट्स थे मेरे, बाकी जो दोस्त थे, उन्होंने बुक्स वगैरह ली, पर मैंने बुक्स वगैरह कुछ नहीं ली, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं अंदर से शक था कि मुझे शायद हो जाएगा, तो बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं। इंटर्नशिप के इमीडिएटली बाद कोई वेस्टेज ऑफ टाइम या कुछ तरह बस नहीं। फॉर्चुनेटली 10-15 दिन के बाद एम्स का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया और मैं उस लिस्ट में था। आप लिस्ट में थे, और जो आपके साथी आपके साथ गए थे उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं हुआ इंसिडेंट, ठीक, कोई भी नहीं हुआ। यानी जिन्होंने आपको कहा कि यार तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली। तो आई वाज ओनली वन एट दैट। तो मेरे 2-3 बैच सीनियर में से किसी PG नहीं हो रखा था, मेरे किसी बैच उसमें एम्स से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। दैट वाज बिग न्यूज़, मैंने पॉजिटिव न्यूज़ कि एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, ऑर्थोपेडिक भी अच्छा ब्रांच भी मिल गया और PG मिल गया, बिकॉज PG नॉर्मली नहीं मिलता था। सो दैट वाज अ बिग पॉजिटिव एक्चुअली। अच्छा मुझे बताएं, ये तो सारा सफ़र आपने जो है लोगों के सामने रख दिया और तमाम लोगों ने सुन भी लिया, लेकिन डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि
अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, उन्होंने कहा कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत गर रही, मैं तेरे काबिल जब हुआ तू चल बसी। तो वो अपनी अम्मी को लेकर ये बात कह रहे थे कि पूरी ज़िंदगी मैं पढ़ाई करता, मेहनत करता, तो इस मेहनत में इनका बड़ा ज़बरदस्त रोल था। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके अम्मी और अब्बू के बारे में, कि जितनी भी मेहनतें हमारी होती हैं, जितनी भी काविशें होती हैं, इसलिए होती हैं कि भाई मेरे अम्मी अब्बू का नाम जो है पूरे गांव में, देहात में, पूरे ख़ानदान में, खानवादे में बड़े एहतराम और बड़े अदब से लिया जाए, सब लोग कहें कि जी डॉक्टर अब्दुल गनी के जो हैं अम्मी अब्बू हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहूँगा कि एक तो ये कि ये ख़बरें, जितनी भी ख़बरें हैं, ये कितनी बड़ी ख़बरें थी उनके लिए, और क्या ये ख़बरें सिर्फ आप ही के ज़रिए उन तक पहुंच रही थी कि डॉक्टर अब्दुल गनी जो हैं वही कर रहे हैं सारा कुछ, या आपके बाकी भाई बहन भी बहुत अच्छा कर रहे थे? और उनका कितना रोल था, आपकी अम्मी का, आपके अब्बू का, कितनी तकलीफ़ें उन लोगों ने, कितनी परेशानियां उन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए उठाई हैं? बहुत अच्छा सवाल, और मैं कहूँगा कि खुदा ताला के रहम, उसके बाद जो है पेरेंट्स का, मदर फादर का बहुत बड़ा रोल रहा, और उसके कोई दो राय नहीं। जो भी हूँ छोटा मोटा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देम एफर्ट उनके, बिकॉज तब तक उन वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा नहीं था, खुद वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनका ये ख्वाब था कि हमारे बच्चे पढ़ें और अच्छी जगह पहुँचे, और उन्होंने अपनी अनथक मेहनत जो जितना कर सकते थे, जितने उनके रिसोर्स थे उससे एक्स्ट्रा करके उन्होंने मेहनत करके, मजदूरी करके, जैसे जैसे भी करके, तो वो अपने जितना भी रिसोर्स, जितना रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। और जाहिर है उनको भी बड़ी खुशी होती थी जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आता था, जब टॉप स्कूल में टीचरों से फीडबैक आती थी, बाकी लोगों से पता चलता था कि इसने क्लास में टॉप किया, उसके बड़ा एक पुश मिलता था, वो खुश होते थे। तो वो मोटिवेशन मेरे को आती थी कि भाई मेरी इस मेहनत की वजह से अगर पेरेंट्स को अच्छी खुशी मिल रही है और उसकी जो ये मेहनत कर रहे हैं उनका सिला मिल रहा है उनको, तो वो एक स्टेप मेरे को और हार्ड वर्क करना पड़ता। दूसरा ये तो था कि उसकी वजह से एक मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, मेहनत करके, अपने आप को सेक्रीफाइस करके हर तरीके से अगर मेरे पे एफर्ट लगा रहे हैं और मेरी जिम्मेवारी बन गई है, फॉर एग्जाम्पल मैं राजौरी आया या जम्मू आया, तो अब मैंने बेटर करना है, मैं कोई ऐसी चीज़ ना करूँ जिससे वो शर्मिंदा हो, मैं कोई ऐसी चीज़ ना करूं जिससे वो दुखी हों। फॉर एग्जांपल फेलियर सबसे बड़ी बात थी, खासकर एमबीबीएस में, बिकॉज एमबीबीएस का खर्चा उठाना भी बड़ा मुश्किल था। मुझे ये थोड़ा सा डर था कि खुदा, आप घर में सबसे बड़े हैं? मैं एक ब्रदर जो है बड़े हैं, वो लेक्चरर हैं अभी। ठीक। सो बेसिकली मेरे को ये डर था कि खुदा न खास्ता फेल हूँ तो एक आध साल एक्स्ट्रा का खर्चा सस्टेन करना उनको जो है मुश्किल हो जाएगा। सो दैट वाज बिग नेगेटिव। और आपके बड़े भाई मुझे लगता है तब तक नौकरी में नहीं रहे, तब तक नौकरी में नहीं थे। इनफैक्ट फॉर्चुनेटली ये था कि ऑलमोस्ट एमबीबीएस एंड करते करते वो टीचर लगा, तो उससे काफ़ी पुश हुआ, जो पॉजिटिव रहा। तो ये चीज़ जो बड़ी थी कि भाई कोई चीज़ वैसी ना हो जाए कि जिससे उनको एक्स्ट्रा बर्डन पड़े। जी, जैसे आपने कहा कि एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, उसके बाद एक तमन्ना होती है। जैसे मैं हूँ तो आप एक तमन्ना लेके बैठते हैं कि भाई या अल्लाह अगर कभी मैं यहाँ पहुँच गया, मौका मिले यहाँ पहुँच गया, तो मैं अम्मी अब्बू के लिए ये करूँगा। तो क्या अल्लाह ने आपको वो मौका दिया कि आप जब उस काबिल हुए कि आप एक मकाम पर, एक पोजीशन पर पहुँच गए और अब आप फालिकुल बाल हैं, सब कुछ आपके पास है, तो क्या वो मोहब्बत, वो शफ़क़त जो माँ बाप की होती है वो आपके साथ रही? बेशक, उसमें कोई दो राय नहीं। और फॉर्चुनेटली मैं लकी हूँ उससे कि मेरे दोनों जो हैं पेरेंट्स वो ज़िंदा हैं, ठीक हैं, सेहतयाब हैं अभी, वो जितना अपनी तरफ से हो सकता है प्रैक्टिकली, हालांकि ये नहीं कह सकता कोई भी बच्चा कोई भी कि वो उनकी मेहनत जो है रिपे कर सके, बट जितना अपनी तरफ से मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपको रोक कर आपसे जानना चाहूँगा कि आप याद आता कभी आपके अब्बू को और आपकी अम्मी को कि वो ज़माना, वो वक्त, वो दौर जब गुर्बत में थे और एक अलग, हर टाइम, हर वक्त, जब भी, खासकर मैं जब वापस जाता हूँ, जब भी मिलने जाता हूँ, तो बात होती है कि भाई हमें वो दौर याद है, वो चीज़ें याद हैं। वो रादर उल्टा अभी भी मेरे को कहते हैं कि हमें उतना जितना कर सकते थे। छोड़ा गांव छोड़ा उनने? नहीं, वो वहीं सारा वहीं सेटल वो, क्योंकि अब तो फॉर्चुनेट रोड भी आना जाना बड़ा आसान हो गया उनके लिए भी और मेरे लिए भी। तो गांव नहीं छोड़ा, वहीं जो है बाकी छोटे ब्रदर वो वहीं हैं, उनके साथ ही हैं, तो उस वजह से वो ज़्यादा अच्छी बात है कि वो वहीं। और उनको अभी भी ये लगता है कि इसके साथ जितना करना चाहिए था हमने उतना नहीं कर सके। तो वो पेरेंट्स जो होते हैं, एक डिफरेंट प्यार होता है, एक डिफरेंट मोहब्बत होती है। डॉक्टर साहब, अम्मी की मोहब्बत तो इंसान को बड़ी आसानी से समझ में आती है कि अम्मी तो बड़ी शफ़क़त और बड़ी मोहब्बत वो बिल्कुल आया होती है कि ये तो है। लेकिन एक जो आपके अब्बू होते हैं, उनकी मोहब्बत और शफ़क़त
दिखती कम है, क्योंकि गुस्सा है, नाराजगी है, हर वक्त आपको ये नहीं किया वो नहीं किया। तो आपके अब्बू के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। डेफिनेटली वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे ही जैसे एक जनरली होता है सबका, सख्त होते हैं, मेहनत करवाना चाहते हैं, खुद भी करते हैं और आगे भी बच्चों को भी चाहते हैं कि वो मेहनत करें मैक्सिमम। बट आपको दिखता है, आपको नज़रों से दिख जाता है, आपको सारी चीज़ों से दिखता है, एफर्ट से दिखता है कि कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार, विदाउट सेल्फलेस प्यार होता है। वो चाहते हैं कि बच्चा मैक्सिमम करे, जितनी एफर्ट्स वो लगा सकते हैं उससे मैक्सिमम ज़्यादा करके अपने आप पे नहीं जो स्पेंड करते वो बच्चों पे स्पेंड करना चाहते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एंड उसके बगैर कंट्रीब्यूशन के बगैर उनके दुआओं के बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है जी। अब बड़े मैंने कहा आपकी ज़िंदगी के अहम पहलू पर आना चाहूँगा, शरीक हयात जी। तो ये मोहब्बत थी जो बाद में क्या कहते हैं शादी में तब्दील हो गई, या शादी हुई और उसके बाद मोहब्बत हुई? नहीं, ये शादी थी तो जो मोहब्बत में तब्दील हो गई जी। अच्छा, मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टरों के मामले में ये सुनना कि कोई अरेंज मैरिज हुई है और आपके माँ बाप ने तय कर लिया और आपने फिर बिस्मिल्लाह किया, ये तो बड़ा कम सुनने को मिलता है। नहीं, बिकॉज मेरा वही था, जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर तवज्जो पढ़ाई की तरफ थी और उसी तरफ कंसंट्रेशन रही और फॉर्चुनेटली दैट वाज गुड। एंड बाद में पेरेंट्स ने जहाँ डिसाइड किया तो बड़ी अच्छी बात है। और बड़ा ये हकीकत है, डॉक्टर अब्दुल गनी की शादी जो है वो अम्मी अब्बू ने तय की और कहा बेटा तुम्हारी शादी आ जाओ। इनफैक्ट हम लोग अपने हमारा एंगेजमेंट रिश्ता वगैरह हो गया उसके बाद मिले। उसके बाद पहले हम लोग मिले नहीं थे। मेरी वाइफ ही डॉक्टर हैं, वो भी आज बड़ी अच्छी पोजीशन में है, फॉर्चुनेटली बड़ा अच्छा प्रोफेसर है एनाटमी में, और वो भी राजौरी से हैं। ठीक है, तो रिश्ता हुआ उसके बाद ही हमारा जो है शादी वगैरह रिश्ता है, तो बड़ा अच्छा रहा जी। अगर डॉक्टर साहब पीछे थोड़ा पास में चले जाएं और आपको एक अलग सी सिचुएशन दे दें कि मान लीजिए आप मास्टर लग जाते जी, या आप क्या कहते हैं रहबर कोई लग जाते, कोई रहबर तालीम लग जाते, कुछ और लग जाते, तो फिर शादी खाना आबादी कहाँ होती? ये तो डॉक्टर साहिबा आपको मिल गई क्योंकि आप खुद डॉक्टर थे। नेचुरली गाँव में ही होती, नेचुरली फ़र्क पड़ता है। ठीक है, नेचुरली फिर डॉक्टर ऑब्वियसली नहीं मिलते। अच्छा। और ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई डिस्कशन नहीं कि मतलब बिकॉज दिस इज़ रियलिटी। ठीक है, कि जैसे जैसे आप मेहनत करते हो, जैसे जैसे छोटा मोटा आपका रैंक, आपकी अचीवमेंट बेटर होती है, तो उस हिसाब से आपका अदरवाइज भी जो रिलेशन। और उनका आप ही के प्रोफेशन से होना आपके लिए मददगार साबित हुआ, यानी किसी और प्रोफेशन से होती तो शायद लड़ते भिड़ते रहते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिकॉज सेम प्रोफेशन से ये होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोफेशन की, सेंसिटिविटी की। बिकॉज हमारा मेडिकल प्रोफेशन जो है ये 24/7 वाला प्रोफेशन है। ठीक, इसमें आप ब्यूरोक्रेटिक प्रोफेशन या उस तरह नहीं कह सकते 10 to 4 है, उसके बाद आप फ़ोन बंद करके तो बैठ जाओ तो कुछ नहीं है, या ये सैटरडे संडे को नहीं है। ये काम है 24/7 का, ये एक डिफरेंट प्रोफेशन है। इसमें आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ बताना दूसरी चीज़ चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एक क्लिनिकल ब्रांच ऑप्ट कर सकते थे, उनको भी फर्स्ट टाइम एम्स में ही PPG मिली और वो कर सकते थे दोबारा अटेम्प्ट करके, या अदरवाइज भी कर सकते थे, वो क्लिनिकल ब्रांच में ले सकते थे। लेकिन उनका ये डेलिब्रेट एफर्ट था कि भाई अगर दोनों की जॉब हेक्टिक हो गई तो हमारा घर चलना मुश्किल है, बच्चे को संभालना मुश्किल होता है, इसलिए बेटर है कि एक स्टेप बैक एक बंदा कर दे। उन्होंने किया, जो कि बड़े अच्छे प्लेस हैं लेकिन नॉन क्लिनिकल है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि ये स्टेप बैक उन्होंने खुद किया यानी अपनी मर्जी से, या यूं है कि आपने भी थोड़ा सलाह मशवरा किया? तो सलाह मशवरा बेशक हुआ, बट ऑब्वियसली डिसीजन फैसला उनका होता, बिकॉज ऑब्वियसली एक ग्रोन अप इंडिविजुअल है, MBBS है ऑलरेडी, ठीक एडल्ट है, तो फैसला उनका खुद है, एजुकेटेड है, सारा है, बैकग्राउंड है सारा, उसकी वजह से फैसला खुद है। और कोई ऐसा शख्स जिसको आज आप बहुत मिस करते हैं? वेल वैसे पर्टिकुलर मैं नहीं कहूँगा या वैसा नहीं है। ऑब्वियसली मैं जो भी मेरे वेल विशर जिन्होंने भी मेरी हेल्प की इस लंबे सफ़र में, उनको सबको, और जो इस दुनिया से 2-4 बंदे हैं रिलेशन में जिन्होंने बड़ी हेल्प की, वो आज नहीं है, उनको ऑब्वियसली मिस करता हूँ डेफिनेटली। बाकी शुक्र करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ उन्होंने हर एक बंदे का कि जिसने इस लंबे सफ़र में मेरी हेल्प की। और बहुत बंदे आए जो लाइफ में हेल्प करते, बिकॉज आपको पता है इतने लंबे सफ़र में जब तक आपको रिसोर्स जो एक्स्ट्रा हेल्प नहीं होती तो आप कहीं ना कहीं नहीं पहुंच सकते जी। अब आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो तमाम चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी की बताई, लेकिन एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि डॉक्टर अब्दुल गनी जो हैं लिखना भी शुरू हो गए हैं और एक काबिल लेखक भी बन चुके हैं। तो आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा, ये लिखने का शौक़ कोविड-19 ने डलवा दिया या ये आपका शौक़ था और अब जाके परवान चढ़ा? इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये मैं थोड़ा सा सफ़र हमारा जो है हल्का सा, इसको थोड़ा सा 2 मिनट और लूँगा आपके टाइम। जो मैं
दिल्ली में जब एमएस कंप्लीट कर दिया, मैंने रजिस्ट्रारशिप की, तो मैं वापस आया ब्रीफली यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी नौकरी की, थोड़ी देर के लिए लेक्चरर लगा। मुझे लगा कि सेटिस्फेक्शन उतनी नहीं है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ। देन मैं गवर्नमेंट जॉब में ट्राई किया, थोड़ी देर के लिए राजौरी रहा एज ए जूनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। अगेन मेरे को लगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन भी नहीं है। तो सडनली मेरे को जाना पड़ा इंग्लैंड। तो मैं इंग्लैंड रहा 6 साल। फॉर्चुनेटली दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। तो वहाँ पे जाके मैंने एक्स्ट्रा 2 एग्ज़ाम भी दिए। मैंने MRCS किया, वहाँ से एक डिप्लोमा इन मस्कुलोस्केलेटल मेडिसिन किया। और देन मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत हो गया एग्ज़ाम, आज के बाद नहीं देने। ठीक। बट देन कहीं ना कहीं मैं रियलाइज़ किया कि भाई आज तक फॉर्चुनेटली मेरे सारे एग्ज़ाम पास तो हुए और अच्छी तरह से पास हुए, फर्स्ट और विदाउट ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन के बगैर पास हुए। तो कुछ ना कुछ चीज़ तो होगी जो पॉजिटिवली काम कर रही थी इस वक्त। तो उस वक्त मैंने देखा कि व्हाई नॉट टू कंपाइल दिस एक्सपीरियंस एंड पुट इट इनटू सम सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट, ताकि किसी और को छोटे मोटे हेल्प उसमें हो सके। वो थोड़ा बहुत उसमें रिसर्च भी किया इस सब्जेक्ट पे। तो मैंने एक सीक्रेट ऑफ पासिंग एनी एग्ज़ाम एंड स्कोरिंग बेटर मार्क्स इन एनी एग्ज़ाम फॉर दैट मैटर, इस टाइटल की एक बुक भी तैयार कर दी मैं जब यूके में था। उसके बाद इंसिडेंटली वापस आ गया मैं। वहाँ पे भी अगेन माइंडसेट सेम था कि भाई वापस जाना है, अपने जो है देश में वापस जाना है, वहीं जाके सर्व करना है, जो भी है जॉब वहीं करनी है। और फॉर्चुनेटली आज मैं कहूँगा इन हाइंडसाइट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। मेरा ये वहाँ लाइफ का जाना बहुत बड़ा पॉजिटिव था, बहुत बड़ी रिफाइनमेंट हुई लाइफ में, प्रोफेशनली, पर्सनली, एक्सपोजर टू लाइफ। और वापस आना इवन बेटर था, बिकॉज अगर वापस ना आओ तो आपको वो सेटिस्फेक्शन एट द एंड ऑफ द टारगेट ऑफ लाइफ में सेटिस्फेक्शन जब जो मर्जी करो आप, एक वन वर्ड डेफिनेशन है, सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको। और सेटिस्फेक्शन परहैप्स इतनी ना होती अगर मैं इंग्लैंड में जो मर्जी अचीव कर लेता। वहाँ जाके एक्सपोजर ज़रूर हुआ, बहुत वंडरफुल। आई वाज लकी कि मेरे को वो टाइम मिला। और आके मैंने वापस आया यहाँ पे, जो भी अपना छोटा मोटा कंट्रीब्यूट कर सकता था पॉजिटिवली वो भी किया। वो तब तक वो बुक मैंने लिख लिए थे लेकिन पब्लिश नहीं की थी फॉर्मली। इन दिनों में थैंक्स टू कोविड, आई मीन इंसिडेंटली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, थोड़ा बहुत टाइम मिला और मैंने पिछले साल वो पब्लिश की। LG साहब ने वो रिलीज कोई और किताब भी लिख रहे हैं? मैं अभी एक प्रोसेस में हूँ लिखने में, रादर 2 किताबें लिख रहा हूँ मैं अभी इस वक्त। एक मैं लिख रहा हूँ ऑर्थोपेडिक पे सब्जेक्ट पे, एक और थोड़ा सा लाइफ की फिलासफी पे लिख रहा हूँ ओवरऑल कि लाइफ क्या है, लाइक व्हाट इज़ द बेसिकली हाउ टू अनलीश योर पोटेंशियल। वो अभी मैंने मतलब पूरा फाइनल टाइटल नहीं किया, बट एक नॉर्मल लाइफ में जैसे 1-2 बंदे हैं, एक आप जर्नलिस्ट हो, कोई और दूसरा जर्नलिस्ट है, आप बेटर क्यों हो कंपेयर टू दूसरे के। बेसिक आइडिया, एक डॉक्टर है, दूसरा डॉक्टर है, सेम क्वालिफिकेशन है, वो बेटर क्यों है एक दूसरे से। तो आई थिंक उस टाइप पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो देखता हूँ इंशाल्लाह कब पूरा टाइम मिले तो उस बात में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल गनी, ऑर्थोपेडिशियन हैं। ये मेरे पैर पे जो छाले हैं, ये मेरे पैर पे जो छाले हैं, ये मेरे सफ़र की निशानियां हैं। तो पैरों पर जब आप छाले देखते हैं तो ये अक्सर आपके सफ़र की निशानी होती है कि सफ़र बहुत मुश्किल था, तकलीफ़ से भरा हुआ था, लेकिन सफ़र ख़त्म अभी नहीं हुआ है, सफ़र अभी जारी है और सफ़र में अभी बहुत कुछ और बाकी है, वो डॉक्टर साहब कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी आपके सामने है और बहुत कुछ मुझे लगता है आपको सीखने को, और बहुत कुछ आपको सुनने को, और बहुत कुछ आपको डॉक्टर साहब की किताबों से पढ़ने को मिल सकता है। उम्मीद और तवक्का ये कि डॉक्टर अब्दुल गनी की इस कहानी से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे, और सीखेंगे तो अपने दाएं बाएं वालों को सिखाएंगे, और अगर इम्बाइब करते हैं अपने अंदर कुछ, तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल सफ़र को आसान कर सकते हैं।